नमस्कार दोस्तों गलसुआ या मम्प्स एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है और इन ग्रंथियों को पैरोटिड ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये ग्रंथियां लार बनाती हैं और लार ग्रंथियों के तीन समूह होते हैं जो कि मुंह के तीनों तरफ होते हैं, जो कानों के पीछे और नीचे स्थित होते हैं। गलसुआ के सबसे मुख्य लक्षण लार ग्रंथियों में सूजन होती है। गलसुआ के लक्षण शुरू होने के बाद ये 14 से 18 दिनों तक रहते हैं। रोग की अवधि लगभग 7 से 10 दिन तक की होती है। गलसुआ में आमतौर पर एक या दोनों तरफ की ग्रंथियों में दर्द, सूजन और टेंडरनेस यानी कि छूने पर दर्द होना वगैरह शामिल होते हैं। गलसुआ की रोकथाम में एमएमआर टीकाकरण वगैरह शामिल है। गलसुआ के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। लार ग्रंथियों में टेंडरनेस और सूजन वगैरह की समस्या को कम करने के लिए उन्हें गर्म और ठंडी चीज़ों से सेकना मददगार हो सकता है। दर्द को शांत करने के लिए कुछ पेन किलर यानी कि दर्द निवारक दवाएं भी ली जा सकती है और गलसुआ के साथ कुछ गंभीर जटिलताएं भी जुड़ी होती है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, बहरापन और जननांगों में सूजन, लालिमा और जलन वगैरह। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गलसुआ में कौन से लक्षण विकसित होने लगते हैं। तो दोस्तों गलसुआ के लक्षण मरीज के संक्रमित होने के बाद आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों के बीच दिखाई देते हैं। गलसुआ के वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में या तो कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो पाता या फिर बहुत ही हल्के लक्षण पैदा होते हैं। जब संकेत और लक्षण विकसित होते हैं तो वे आमतौर पर वायरस के संपर्क के लगभग 2 से 3 हफ्तों के बाद प्रकट होते हैं। और लक्षणों की बात की जाए तो उनमें है चबाने और निगलने में कठिनाई होना, चेहरे के एक तरफ या दोनों तरफ की लार ग्रंथियों में सूजन होना, बुखार, थकान और कमजोरी, भूख न लगना, सिरदर्द होना और मांसपेशियों में दर्द होना। गलसुआ में सबसे मुख्य लक्षण लार ग्रंथियों में सूजन ही होता है, जिसके कारण गाल फूलने लगते हैं। और गलसुआ से जुड़े कुछ अन्य लक्षणों की बात करें तो उसमें है निगलने में कठिनाई, बुखार होना जो कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है, मुंह सूखना या फिर जोड़ों में दर्द होना। वयस्कों को गलसुआ बहुत ही कम मामलों में होता है और इस मामले में लक्षण आमतौर पर समान ही होते हैं, लेकिन कभी कभी लक्षण थोड़े बदतर हो जाते हैं और उनमें गलसुआ से और अधिक कई जटिलताएं विकसित होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो अगर आपके बच्चे में कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं जैसे कि गंभीर सिर दर्द, उलझन जैसे लक्षण, बुखार या फिर गर्दन में अकड़न, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपको गलसुआ का संदेह हो रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं ताकि स्थिति का परीक्षण किया जा सके। जब गलसुआ की समस्या आमतौर पर अधिक गंभीर नहीं होती तो इस स्थिति में अधिक गंभीर इन्फेक्शन के समान लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस। यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको पहले ही बता दें ताकि वे आपके जाने से पहले ही इन्फेक्शन फैलने से रोकने संबंधी सावधानियां बरत सकें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गलसुआ क्यों होता है, इसके होने का कारण क्या है। तो दोस्तों मम्प्स या फिर गलसुआ का कारण मम्प्स वायरस के कारण होने वाला इन्फेक्शन होता है। ये संक्रमित व्यक्ति की लार और अन्य रिसाव वगैरह से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है। जब गलसुआ रोग होता है तब वायरस श्वसन तंत्र से लार ग्रंथियों तक पहुंचता है और वहां जाकर प्रजनन करने लगता है, जिस कारण से ग्रंथियों में सूजन आने लगती है। जुकाम और फ्लू की तरह गलसुआ रोग भी फैलने वाला रोग है। गलसुआ लार की बूंदों से फैल सकता है जिनको सांस के द्वारा अंदर लिया जा सकता है या सतह से उठाकर मुंह या नाक तक ले जाया जा सकता है। गलसुआ रोग कैसे फैलता है उसके कुछ उदाहरणों की बात करें तो यदि एक व्यक्ति अपनी नाक या मुंह को छूकर किसी दूसरी सतह को छू लेता है तो वो सतह इन्फेक्टेड हो जाती है और कोई स्वस्थ व्यक्ति उस सतह के छूने से संक्रमित हो सकता है। साथ ही साथ छींकना या खांसना, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन और पेय पदार्थ शेयर करना, संक्रमित व्यक्ति के साथ प्लेट या फिर अन्य बर्तन शेयर करना। जो लोग गलसुआ के वायरस से संक्रमित होते हैं वे लगभग 15 दिनों तक संक्रामक रहते हैं, लक्षण शुरू होने से 6 दिन पहले और शुरू होने के 9 दिन बाद तक, यानी कि ये 15 दिनों तक रोग फैला सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे गलसुआ होने का जोखिम बढ़ जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर मामलों में गलसुआ युवा वयस्कों में होता है जिन्होंने गलसुआ के लिए टीकाकरण नहीं करवाया होता या फिर जिनको बचपन में गलसुआ नहीं हुआ। जब एक बार आप गलसुआ के वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो जीवन भर के लिए इसके इन्फेक्शन से निपटने के लिए आप में प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। किसी स्कूल में काम करना या फिर आसपास बहुत सारे बच्चे होना, साथ ही साथ किसी स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में काम करना जैसे कि अस्पताल या फिर अन्य मेडिकल सुविधाएं, या फिर ऐसी जगह पर उपस्थित होना जहां पर काफ़ी सारे युवा लोग होते हैं जैसे कि कॉलेज, तो इन सब कारणों की वजह से गलसुआ होने का जोखिम बढ़ जाता है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गलसुआ से बचाव कैसे करें। तो दोस्तों अपने बच्चों का समय पर एमएमआर का टीकाकरण करवाकर आप अपने बच्चों का गलसुआ से बचाव कर सकते हैं। गलसुआ का टीकाकरण करवाना गलसुआ की रोकथाम करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। एमएमआर टीकाकरण बचपन के टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होता है। जब आपका बच्चा 12 से 13 महीने का हो जाता है तो उनका एक टीकाकरण करवा देना चाहिए। दूसरा टीकाकरण बच्चे के स्कूल शुरू करने से पहले ही करवा देना चाहिए। और जब एक दोनों खुराक मिल जाती है तो गलसुआ के प्रति बच्चा 95% सुरक्षित हो जाता है। यदि आपको गलसुआ है तो आपको इसके फैलने से रोकथाम करने के लिए कुछ तरीके अपनाने चाहिए, जैसे कि छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना और फिर उसको सुरक्षित रूप से नष्ट कर दें। गलसुआ का पहला लक्षण विकसित होते ही स्कूल या ऑफिस से कम 5 दिन की छुट्टी ले लें और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन के साथ धोते रहना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गलसुआ का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इस स्थिति का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर रोगी की सूजन को देखते हैं और उसे छूकर महसूस करते हैं। मुंह में टॉन्सिल्स की पोजीशन देखते हैं और साथ ही साथ मरीज के तापमान की भी जांच करते हैं। परीक्षण की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर थूक या लार का सैंपल लेकर उसकी जांच करते हैं। परीक्षण करने के लिए डॉक्टर कुछ और भी जांच कर सकते हैं, जैसे कि परीक्षण की पुष्टि करने के लिए खून, पेशाब और थूक का सैंपल लेना। जांच के लिए रीढ़ की हड्डी से सेरेब्रोस्पाइनल द्रव यानी कि सीएसएफ का सैंपल लेना, और ये आमतौर पर अधिक गंभीर मामलों में ही लिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों टॉन्सिल्स की पोजीशन की जांच करने के लिए मुंह के अंदर के हिस्से की जांच करना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलसुआ के वायरस से संक्रमित होता है तो उसके टॉन्सिल एक तरफ हटने लग जाते हैं। मरीज के तापमान की जांच करना, साथ ही साथ वायरस कल्चर या ब्लड टेस्ट की आवश्यकता भी पड़ सकती है। किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है, और इसीलिए यदि आपको गलसुआ रोग हो गया है तो खून टेस्ट की मदद से खून में एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जा सकता है जो कि गलसुआ के वायरस से लड़ रहे हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गलसुआ का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों गलसुआ के लिए किसी प्रकार का उपचार उपलब्ध नहीं है और इसीलिए इस रोग की अवधि को पूरा करना ही पड़ता है, क्योंकि मम्प्स वायरस एंटीबायोटिक या किसी अन्य दवाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। गलसुआ के उपचार का मुख्य लक्ष्य इस रोग के कारण पैदा होने वाले लक्षणों को शांत करना होता है और जितना संभव हो सके मरीज को आरामदायक महसूस करवाना होता है। तो इसके उपचार की बात की जाए तो इसके उपचार में कुछ स्टेप शामिल हो सकते हैं, जैसे कि यदि लार ग्रंथियों में सूजन हो गई है और जिससे तकलीफ पैदा हो रही है तो बर्फ और गर्म चीज़ों से सेंकने से दर्द को शांत किया जा सकता है। बिना एस्पिरिन वाली दवाएं जैसे कि एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन की मदद से बुखार को कंट्रोल और सूजन से ग्रस्त ग्रंथियों के दर्द को शांत किया जा सकता है। साथ ही साथ जब थकान और कमजोरी महसूस हो तो उस समय आराम करें। बुखार के कारण निर्जलीकरण होने से बचाव करने के लिए खूब मात्रा में तरल पदार्थ पिएं। सूप, दही और अन्य नरम आहारों का सेवन करें जिनको चबाने में कठिनाई ना हो, क्योंकि जब आपकी ग्रंथियों में सूजन आ जाती है तो चबाने के दौरान दर्द महसूस हो सकता है। अम्लीय खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि ये लार ग्रंथियों में और अधिक गंभीर दर्द का कारण बन सकते हैं। यदि आप ठीक महसूस करते हैं तो डॉक्टर द्वारा गलसुआ का निदान कर लेने के 1 हफ्ते के बाद आप वापस अपने ऑफिस या स्कूल जा सकते हैं, क्योंकि इतने समय के बाद आप संक्रामक नहीं रहते, यानी कि आप किसी और में ये इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। गलसुआ आमतौर पर कुछ हफ्तों तक रहता है। बीमारी के 10 दिन बाद आमतौर पर आपको अच्छा महसूस होने लगता है। ज़्यादातर लोग, जिन लोगों को गलसुआ हो जाता है, उनको जीवन में दूसरी बार ये रोग नहीं होता है। एक बार वायरस प्राप्त होने से आपको फिर से संक्रमित होने के खिलाफ सुरक्षा मिलती रहती है। और दोस्तों बात की जाए गलसुआ के लिए प्राकृतिक उपचार की, तो यदि आपके बच्चे को गलसुआ है तो उसके लिए आराम करना और रोग का समय पूरा होने तक इंतजार करना ही सबसे बेहतर उपचार होता है। बच्चे को जल्दी से स्वस्थ करने में डॉक्टर भी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, लेकिन दर्द और तकलीफ कम करने के लिए और रोग दूसरों तक फैलने से बचाने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि जब तक बुखार ठीक नहीं हो जाता बिस्तर पर ही आराम करें। ऐसे खाद्य पदार्थों को ना खाएं जिनमें अत्यधिक चबाने की ज़रूरत पड़े। इसकी बजाय सूप, स्मूदी और नरम खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि मसले हुए आलू और पका हुआ ओटमील वगैरह। खट्टे खाद्य पदार्थों को ना खाएं, जैसे कि खट्टे फल और उनके रस, क्योंकि वे लार बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। रोग फैलने से बचाने के लिए रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखें, क्योंकि गलसुआ का मरीज लक्षण शुरू होने के 1 हफ्ते बाद तक संक्रामक रह सकता है। वृषण में दर्द और टेंडरनेस यानी कि छूने पर दर्द होना, उसको शांत करने के लिए उन्हें बर्फ से सेकें और एथलेटिक सपोर्टर पहने। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गलसुआ से क्या क्या जटिलताएं या समस्याएं विकसित हो जाती है। तो दोस्तों गलसुआ आमतौर पर एक हल्का रोग होता है। इससे जुड़ी कुछ गंभीर जटिलताएं जिनमें कि मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस या स्थिर बहरापन वगैरह शामिल है। हालांकि ये आमतौर पर किशोरावस्था और वयस्क रोगियों में होता है।
बच्चों की तुलना में वयस्कों में जटिलताएं अधिक होती हैं, जिनमें से सबसे आम जटिलताओं की बात करें तो सबसे पहला है वायरल मेनिंजाइटिस। ये स्थिति आम जटिलताओं में सबसे दुर्लभ स्थिति है। ये तब होती है जब वायरस खून में फैल जाता है और शरीर की केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी को संक्रमित कर देता है। दूसरी जो जटिलता है वो है अग्नाशय में सूजन और जलन। इस स्थिति में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस होने लगता है और ये गलसुआ के 20 मामलों में से एक में होता है और आमतौर पर हल्का होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ऑर्काइटिस की, तो इस स्थिति में वृषण में सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है और ये गलसुआ के 5 मरीजों में से एक को हो जाता है। सूजन अक्सर 1 हफ्ते के भीतर कम हो जाती है और टेंडरनेस को कम होने में अधिक समय लग सकता है और ये स्थिति कुछ बेहद ही दुर्लभ मामलों में बांझपन का कारण बनती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ऊफोराइटिस की, तो इस स्थिति में अंडाशय में सूजन और दर्द होने लगता है और ये गलसुआ से ग्रस्त 20 वयस्क महिलाओं में से एक को होता है। जैसे ही प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस के साथ लड़ती है तो सूजन कम होने लगती है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में ये बांझपन का कारण बन पाती है। यदि कोई गर्भवती महिला को गर्भावस्था के 12 से 16 हफ्तों के बीच गलसुआ रोग हो जाता है तो उसके लिए मिसकैरेज का थोड़ा सा जोखिम हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए गलसुआ में होने वाली कुछ अत्यधिक दुर्लभ जटिलताओं की, तो उसमें है सुनाई देने में कमी होना, साथ ही साथ एन्सेफेलाइटिस यानी कि इस स्थिति में कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण दिमाग में सूजन आ जाती है और कुछ मामलों में ये घातक स्थिति भी बन सकती है। इनमें से कुछ जटिलताएं बहुत ही दुर्लभ हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये संदेह हो रहा है कि उनको या उनके बच्चे में ये जटिलताएं विकसित हो सकती है तो मेडिकल सलाह और मदद लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।